नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मतदान शुरू होने में अब 20 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। वहीं राजनीतिक दलों ने भी 24 के रण के लिए भरपूर तैयारी की है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो पहले फेज के चुनाव प्रचार में कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आक्रामक दिखाई दी है। एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे प्रदेश में जमकर प्रचार करते हुए नजर आए। खासतौर पर कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर, जबकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दूरी बनाए रखी। यहां कमलनाथ ने अकेले दम पर सीट जीतने का बीड़ा उठाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने छिंदवाड़ा को पहली प्राथमिकता दी। बीजेपी के 400 पार के नारे में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट जीतना भी प्रमुख दावा है। छत्तीसगढ़ में सभी सीटें जीतने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रचार में जुटा है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अपने अपने दम पर ही प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरती नजर आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को परिवारवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर बेदम करने की कोशिश की। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी पहले फेज की भरपूर तैयारी की है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बन चुके हैं। मतदान कर्मियों को फाइनल ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। अब बस इंतजार है तो कल सुबह का। तो पहले चरण की वोटिंग है कल 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो कल शाम को थम गया था। आज जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और एक आखिरी कोशिश, क्योंकि कल पहली परीक्षा है, इसके लिए आज आखिरी कोशिश प्रत्याशियों की तरफ से की जा रही है। जनता से बातचीत की जा रही है, लेकिन इस बार का जो 24 का रण है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप होने वाला है और छत्तीसगढ़ में भी एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आएगी। तो वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि इस बार बड़ा उलटफेर होगा मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हालांकि प्रचार प्रसार में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे नजर आती है। तो पहला चरण ताल ठोक के, इसी पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के गेस्ट का भी तारुफ आपसे करा देती हूँ। सुनील चौधरी, छत्तीसगढ़ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील चौधरी जी, स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही कर लेती हूं, क्योंकि सत्यप्रकाश सिंह जी, बस्तर में पहले चरण का चुनाव है, आपके पास लौटूंगी, लेकिन सुनील चौधरी जी से मैं पहला सवाल ले लेती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील चौधरी जी, बस्तर को लेकर कितने कॉन्फिडेंट में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2019 के नतीजे तो आपके पक्ष में नहीं थे, इस बार 24 में क्या उम्मीद? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राम राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बस्तर की सीट को लेकर के 100% इस बार हम उस सीट को जीत रहे हैं। ना केवल बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की
के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के आशीर्वाद से जीत करके आएंगे। उसका एक बड़ा कारण मैं बताता हूँ। बस्तर की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है, और नक्सलवाद पर आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प के साथ, केंद्र की मोदी जी की सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार हो, लगातार हम अटैक कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ है, सबसे बड़ा स्ट्राइक नक्सलियों पर हुआ है। 29 नक्सली जो है वो उनको मार गिराया हमारे सुरक्षा के जवानों ने, और उनका हौसला आज भी बुलंद है। गोलियां लगने के बावजूद जवान हौसले के साथ कह रहे हैं कि हम तो और लड़ना चाहते थे वहां पर, और हिड़मा के गांव कुंवरती जैसी जगह में जाकर के तिरंगा फहरा देना, ये बड़ी बात है। तो अब सुरक्षा की भावना महसूस कर रहा है बस्तर, कांकेर, जो दंडकारण्य क्षेत्र है, साथ ही पूरा छत्तीसगढ़, वो सुरक्षित छत्तीसगढ़ के रूप में बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ विकास को भी आप देखें तो विकास की गति, द्रुत गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर बस्तर में रेल पहली बार किसी ने देखा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में देखा है। और मैं बताना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना हमारी महती योजना थी, उसका लाभ हमारी बहनों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर में किसानों से हमने जो वादे किए थे धान के समर्थन मूल्य का, वो मिल रहा है। उसके साथ ही हम गरीबों के आवास की बात करते थे, वो मिल रहा है। स्वच्छ जल की बात करते हैं, वो हम व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। कुल मिलाकर के मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ को भरोसा है, बस्तर को तो 100% भरोसा है। इस बार उनका प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा बस्तर में। बस्तर में कांग्रेस नहीं, ये तो मत बोलिए सुनील जी, वो तो लगातार चर्चा में है। इतने विवादित बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि महेश कश्यप से ज्यादा चर्चा तो कवासी लखमा की है। केवल बयान भी है, वो बयानों में ही बने रहना चाहते हैं। जनता के बीच में कवासी लकवा कहीं नहीं है। वो मोदी जी के विषय में करते रहे, उल्टे सीधे बयान देते रहे, इससे नहीं होगा। जनता काम पूछती है कि 5 साल में किया क्या। आप इतने साल मंत्री रहे, 5 साल आबकारी मंत्री रहे, केवल भ्रष्टाचार हुआ शराब में। ऊर्जा मंत्री रहे, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। कुल मिलाकर के जनता का भरोसा कांग्रेस हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में। इस बार आपने सारे पॉइंट्स गिना दिए कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी। ठीक है, सत्यप्रकाश सिंह जी, जो सुनील जी कह रहे हैं कि नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नक्सलवाद को लेकर जो कुछ हुआ कि 29 नक्सलियों को मारा गया, उस पर भी कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। कभी आप कहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर बयान बदल देते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए चुनावों में। मनु जी देखिए, एक चीज सबसे पहले तो मैं आपको प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बोलूंगा, जहां जहां कल पहला चरण है, मैं आग्रह करूंगा जनता को कि बाहर निकले, मतदान करें और अपने सुनहरे भविष्य के लिए मतदान करें। देखिए, कल बस्तर का चुनाव है, तो पहले बस्तर की मैं बात करना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ये जो चुनाव है, खासकर बस्तर की मैं बात करूँ, बस्तर के आदिवासियों के न्याय के लिए चुनाव है। ये चुनाव जो है बस्तर के उन युवाओं के लिए है जो रोजगार मांग रहे थे, जिन्होंने सोचा कि नगरनाथ स्टील प्लांट चालू होगा तो हमको रोजगार मिलेगा, मगर केंद्र की सरकार ने उसको भी बेचे कतार में लगा दिया है। ये चुनाव उन युवाओं के लिए है जिनका आरक्षण आज भी, कथाकथित डबल इंजन की सरकार है मगर आरक्षण बिल आज भी राजभवन अटका हुआ है। ये उन आदिवासी किसानों के लिए चुनाव है, न्याय के लिए चुनाव है, जिनकी जमीनें हड़प हड़प के अपने उद्योगपति मित्रों को बांटी जा रही है। जंगल कट रहे हैं मगर मोदी जी मौन है, विष्णुदेव साय जी के बीच में यहाँ पे मौन सहमति है। और ये चुनाव जब खास तौर पर बात करूं महिलाओं की, बात की, मैं महिलाओं की बात करना चाहूंगा। बस्तर की महिलाएं भी उन्हीं महिलाओं में से, देश की महिलाओं में से जिनको 400 सिलेंडर नहीं मिला। बस्तर की महिलाओं को महतारी बंधन का लाभ नहीं मिला है। सुनील चौधरी भैया, आप डिबेट भले ही चिल्ला लीजिए, जमीन स्तर पर जाके देखिए, आपने जो फॉर्म भरवाए हैं ना, वो गरीब महिलाएं, मजदूर महिलाएं उन्होंने भरे हैं और उनको आज भी भरवा रहे हैं। वो तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, फॉर्म इन्होंने भरवा। देखिए, इन्होंने कौन सा फॉर्म असली था, कौन सा डुप्लीकेट था, आज तक समझ नहीं है। हमने जो फॉर्म भरवा रहे, हम फॉर्म भरवा रहे कि आपको मिलेगा। हम ये नहीं बोले कि इसी फॉर्म से मिलेगा, हम आश्वस्त कर रहे हैं कि आप हमारे को समर्थन दीजिए। वो समर्थन पत्र के तौर पे लिया जा रहा है, फॉर्म नहीं दिया। जैसे इन्होंने बोला था इसी फॉर्म से आएगा, तो कौन सा डुप्लीकेट है मालूम नहीं। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, ये बात कर रहे बस्तर की, यार भाई साहब सुनिए भैया, जमीनें हड़प रहे हैं, फर्जी कैसे चालू हो चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इस वक्त रायपुर से निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर लौटती हूँ चर्चा पर। रहेंगे जो कि पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा मतदान करवाया जाएगा। मतदान कर्मी 100% और सुरक्षा कर्मी महिलाएं होंगी। 8 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित और 36 जो है युवाओं द्वारा संचालित होंगे और 42 मतदान केंद्र मॉडल या आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो है सभी जो आदर्श आचरण संहिता के संबंधित निर्देश थे, उनका कड़ाई से इस क्षेत्र में हमने सुनिश्चित किया है कि पालन हो। जो पोस्टल बैलेट की स्थिति है
वो ये है कि हमने जो होम वोटिंग की है, लगभग 219 जो है हमें घर घर जाकर डाक मतपत्र से मतदान करवाया है। और जो निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी हैं उन्होंने 2188 पोस्टल बैलेट्स कास्ट किए हैं। और सेवा मतदाता जो है 1603 है। इनसे जो है 1603 में से 140 के जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं पोस्टल बैलेट। इसके अलावा जो मतदान कर्मी हैं वो विशेष रूप से निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी कि ईडीसी के माध्यम से इस बार वोट डालेंगे। ऐसे लगभग 9,971 हमने ईडीसीज या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हमारे 10,000 कर्मचारियों को जारी किया है। जो हमारे दुर्गम और संवेदनशील मतदान केंद्र थे उनमें हमने जो डिस्पैच किया है वो इस तरीके से प्लान किया था कि मतदान दिवस से कम 2 या कहीं पर 3 दिवस पूर्व हमने डिस्पैच किया है पार्टीज़ को। इसमें से कुछ अति संवेदनशील क्षेत्रों में हमने इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी हमारे मतदान दलों की रवानगी की है। ऐसे मतदान दल 156 हैं जिनमें 919 मतदान कर्मी हैं। इनकी हमने 16 तारीख को और 17 तारीख को और आज 18 को कुछ को हमने रवाना किया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इस पूरा क्षेत्र में 196 जो है क्रिटिकल मतदान केंद्र शामिल है जहां पर विशेष रूप से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कुछ बूथ है 811 यानी 50% बूथ में हम वेबकास्टिंग या लाइव वेबकास्टिंग करेंगे। कानून सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों में निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता मतदान कर सके, इसके लिए हमने 307 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर अफसर्स को नियुक्त किया है। इस बार विशेष ये रहेगा कि सभी बूथों पर बीएलओज जो है वोटर असिस्टेंस बूथ सेटअप करेंगे। क्रिटिकल ऑर्डर में जो है मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जहाँ पर मतदाता एकदम सरल और सहज तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम खोजकर मतदान कर पाएंगे। जो ईवीएम की उपलब्धता है वो हमने सुनिश्चित की है कि तकरीबन 130 से लेकर 140% तक सभी जिला स्तर पर इनकी मात्रा उपलब्ध रहे। प्रथम चरण के जो 1961 मतदान केंद्र हैं उनमें जो है अब हमने सारे जगह पर मतदाता परिचय मतदाता सूचना पर्ची जो है उसको हमने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को बांट दिया है और इसके आधार पर हमने एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स की भी सूची तैयार कर ली है। यदि वोटर आईडी या एपिक कार्ड मतदाता के पास उपलब्ध नहीं है तो आयोग ने 12 अन्य विकल्प भी मतदाताओं को दिए हैं। यदि वो मतदान करना चाहते हैं और वोटर आईडी कार्ड नहीं रखते हैं तो आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फ़ोटो युक्त कोई पेंशन दस्तावेज़ या केंद्रीय राज्य सरकार के पीएसयू है तो उन कर्मचारियों के फ़ोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघरों के फ़ोटो युक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और सांसद, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी पहचान पत्र या यूडीआईडी कार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जारी करता है। इन 12 विकल्पों के माध्यम से भी मतदान कराया जा सकता है। मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से रहेगा कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्पक्षता के साथ में आप आए और कल अपने मताधिकार का अवश्य रूप से प्रयोग करें। मैम, ऐसे कितने मतदान केंद्र हैं जहां पहली बार
तो कल बस्तर में चुनाव है और उसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि कितने बूथ संवेदनशील बनाए गए हैं, क्या तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, साथ ही साथ अपील भी की गई है। उसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी बस्तर वासियों से अपील करता है खासतौर पर कि कल आपका दिन है, आप वोट देने जरूर जाइएगा। वापस चर्चा का रुख करते हैं। अजय सिंह यादव जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का रुख करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। क्योंकि मैं आपके पास थी सत्यप्रकाश सिंह जी, जो मैंने सवाल लिया था नक्सलवाद को लेकर, छोटा सा जवाब उस पर दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ कि नक्सलवाद पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? आप एक स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और इतना बड़ा मुद्दा है बस्तर में नक्सलवाद। मनु जी, कंट्रोवर्सी है ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी है भ्रम फैला रही बीजेपी। भाई हमने जो वारदात हुई है, जो हुआ, उसकी तो हमने साहस की, हमारे जवान की साहस की हमने तारीफ की है। हमने बात ये सवाल क्यों उठा रहे थे आपके नेता? सवाल कहीं नहीं उठाया, सवाल कहाँ उठा? एक वीडियो दिखा दीजिए कहां से कहीं सवाल उठाए। सवाल उठाए कि जो 3 महीने में फर्जी एनकाउंटर हुए, एक गांव में 3 व्यक्ति को गोली मार दिया, उस गांव का सरपंच सामने आके बोलते हैं हमारे गांव के निर्दोष व्यक्ति थे, तो इस तरह के फर्जी एनकाउंटर हुए, हमने उस पर सवाल खड़े किए। जो परसों हुआ उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए, यही पता नहीं सत्यप्रकाश सिंह जी, आपके नेता कैसे बयान देने, आपके नेता पता नहीं कैसे बयान देते हैं कि आपको सफाई देनी पड़ती है, क्यों क्लियर बात नहीं करते हैं? कौन सा क्लियर बात तो है, कौन सा कहां पे किसी ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि भाई कवासी लखमा कुछ कहते हैं तो आपको यहाँ पर सफाई देनी पड़ती है, चरणदास महंत कुछ कहते हैं तो आपको यहाँ पर सफाई देनी पड़ती है, आपके बड़े बड़े नेता अगर कुछ कहते हैं तो आपको बताना पड़ता है नहीं ये कहा था। कवासी लखमा जी का और चरणदास महंत जी का भी सब सामने आ चुका है, जनता जान चुकी है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये किस तरह से बीजेपी एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है। 3 महीने के अंदर भी जनता समझ गई है कि 3 महीने पहले चुनाव बनाया गया था, मतारी वंदन से लेके जमीन ये आवाज से लेके सब जनता समझ गई है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेती हूँ। ठीक है सत्यप्रकाश, आ गया आपका पॉइंट, मुझे नक्सलवाद पर ही आपसे कॉमेंट लेना था, आ गया। अजय सिंह यादव जी, क्योंकि 6 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है और आपका स्कोर अभी 5-1 है, तो क्या उम्मीद है और क्यों? अनम्यूट कर लीजिएगा अजय जी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पे और पहले चरण की इन 6 सीटों पे जहां मतदान होने जा रहा है, हालात एक जैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सुनामी जैसा माहौल है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां 58% मत भाजपा को मिले थे, कांग्रेस को 36% मिले थे, इस बार लगता है ये आंकड़ा 70% को पार करेगा और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव इतना आत्मविश्वास कैसे है? देखिए, जमीनी हकीकत अगर हम देखते हैं, आप देखिए कि किस तरह से पिछले 3 महीने में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली गई। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की ये डबल इंजन की जो जोड़ी है, ये प्रदेश की जनता ने देखी है। मोदी जी की गारंटी हमारा मुख्य मुद्दा है, साथ में मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां, तो जनता समझ चुकी है। छिंदवाड़ा जिसको कांग्रेस पार्टी एकमात्र सीट जहां मुकाबला करना चाहती है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ जनता को मिला है। चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे राशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास, उस सभी योजनाओं का लाभ छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा लिया गया है। हितग्राहियों का बड़ा केंद्र है छिंदवाड़ा, तो जनता चाहती है कि जिसने लाभ दिया उसी को नेतृत्व दिया जाए, उसी का प्रतिनिधि चुना जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ स्वयं लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का आता पता नहीं है, किसी भी नेता को वहां प्रचार के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। दूसरा, अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ता बूथ स्तर पे गायब है और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के अगले दिन से बूथ लेवल पे लिखाई से लेके प्रवास, मोदी जी की गारंटी, सभी कार्यक्रम। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जितेंद्र मिश्रा जी, जो सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय जी कि क्या आप सिर्फ औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं पर कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी आए, शहडोल में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कमलनाथ सिमट गए सिर्फ छिंदवाड़ा तक, तो बाकी सीटों का क्या? देखिए, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो गलतफहमी के शिकार है। और अभी आपने भी कहा कि 5-1 का स्कोर है आज। 5-1 का स्कोर जो आपने बताया वो भी मेरी समझ में नहीं आया। क्या एक मतलब छिंदवाड़ा और 5 सीटें जो अभी है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस 2019 के आंकड़ों को गिनाया मैंने, ठीक है।
ठीक समझ, ठीक ठीक ठीक। अब सुनिए आप, ये जो 19 तारीख का मतदान है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को छोड़ के छिंदवाड़ा में जोर लगा रही है। 3 दिन से अमित शाह वहां पर है, 15 दिन से कैलाश विजयवर्गीय। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर है छिंदवाड़ा में। बाकी जिन 5 सीटों में मतदान हो रहा है वहां पर देख लीजिए, वहां पर लोकसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। चुनाव मोदी वर्सेस जबलपुर में रोड शो किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो बालाघाट में भी किया। जबलपुर में रोड शो में क्या फर्क पड़ गया आप बताइए, अभी वोटिंग में समझ में आ जाएगा। होशंगाबाद में, पिपरिया में किया, छिंदवाड़ा जाने का साहस नहीं हुआ प्रधानमंत्री का। लोग लगातार वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। अगर वो सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ रहे होते तो निश्चित तौर पर जितेंद्र मिश्रा जी, बीजेपी के नहीं, आप अपनी बारे में बताइए ना कि कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सिमट गए। छिंदवाड़ा में और कोई बड़ा नेता आपका आया नहीं। राहुल गांधी ने सिर्फ शहडोल में जनसभा की। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के भरोसे ही है क्या कांग्रेस? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी पदयात्रा निपटी है। एक एक विधानसभा और लोकसभा को 5 पैरों से नाप दिया है राहुल गांधी ने। इसके बाद एक यात्रा हुई, आपने देखा, फिर मध्य प्रदेश में, इसके पहले गांधी चौपाल के माध्यम से, इसके पहले घर घर चलो अभियान के माध्यम से। हम लगातार संघर्ष में ही तो थे, हम घर नहीं बैठे थे। मैंने तो आपको वो सवाल उठाया कि बगल की लोकसभा में आते छिंदवाड़ा जाने का साहस प्रधानमंत्री नहीं जुटा पाते। आप कह रही आप तो अपनी बात कीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी 1.5 घंटे से कांग्रेस को कोस रही थी जब आपने नहीं कहा कि आप अपनी बात कीजिए। प्रधानमंत्री 2014 में साहस नहीं जुटा पाए छिंदवाड़ा जाने का, 2019 में अभी मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, ब्रेक लेना, मैं फिर वापस आऊंगी, आपको पूरा समय दूंगी। सुरेश शर्मा जी से एक कमेंट ले लेती हूँ। सुरेश शर्मा जी, 6 सीटों पर जहां चुनाव होना है वहां पर क्या स्थिति देखते हैं आप? कौन से दल को लीड मिलती दिखाई दे रही है और क्यों? देखिए, अभी जो 5-1 की स्थिति है, मुझे अभी वो 5-1 जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है एकदम से क्लियर नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाकी की जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। और वहां जो प्रयास हुआ इसमें कोई शक नहीं है कि मंडला में थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाई गई है, फिर थोड़ी सी हिम्मत जो है सीधी में दिखाई गई है कमलेश्वर जी ने, लेकिन इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ा और अंत में वो स्थिति यही बन गई। सीधी में बीजेपी के एक अजय प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जिसने जीजीपी के माध्यम से, तो उनका भी एक हल्का सा असर हो सकता था, ऐसा माना गया था। लेकिन केदार शुक्ला सीधी में पहले विधायक के रूप में कुछ नहीं दिखा पाए और अजय प्रताप सिंह का तो जीतने का रिकॉर्ड ही नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें, केवल छिंदवाड़ा ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें बहुत जबरदस्त टक्कर है और वो टक्कर ये है कि कमलनाथ जी का 1980 से लगाकर आज तक का जो ग्रास रूट लेवल तक का जो संपर्क है वो दांव पर लगा हुआ है और इधर अमित शाह की रणनीति दांव पर लगी हुई है। हम विश्लेषण करने वाले लोग ये मान करके चलते हैं कि अमित शाह जी ने जहां जहां भी बीड़ा उठाया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जो भी दूसरी जगह के हम नाम ले सकते हैं, उनकी स्थिति ये रही है कि वो अंत में अमित शाह जी के पक्ष में चले जाते हैं। कमलनाथ जी के लिए जो सबसे बड़ी और माइनस पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले भाजपा में जाने की एक चर्चा का खंडन नहीं किया। वो इतना डैमेज कर गया उन्हें कि उनके साथी भाजपा में चले गए और अंततः ये स्थिति बन गई कि भाई कमलनाथ जी यदि मान लो चुनाव जीत भी जाते हैं नकुलनाथ जी, तो क्या वो भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे। एक ऐसा एटमॉस्फेयर छिंदवाड़ा की जनता के सामने गया जिसके कारण ये एक असर हुआ। प्रधानमंत्री जी मोदी और राम मंदिर का एक विषय, राम मंदिर का विषय मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मंदिर बन गया, लेकिन 17 तारीख को रामनवमी के दिन राम मंदिर निर्माण को जिंदा करने का एक स्वाभाविक विकल्प, जिसका असर जो है हमें चुनाव के परिणाम में इसका असर कल के मतदान पर पड़ेगा, आप ये उम्मीद जता रहे हैं। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कल पहले चरण का रण है और तगड़ा घमासान है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, कहीं मत जाइए।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाने हैं मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर। तो किसकी कितनी तैयारी और कौन सा दल ज्यादा मजबूत है और क्यों, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मेहमानों के पास मैं चलूंगी एक बार, सुनील चौधरी जी, क्योंकि बस्तर वो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है जो सीधा कांकेर से जुड़ता है और कांकेर में दूसरे चरण में हालांकि चुनाव है, नक्सलवाद मुद्दा है, लेकिन महिलाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है, महिला मतदाता ज्यादा है। तो महिलाओं को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया है बस्तर में कि महिलाएं आपके पक्ष में वोट करेंगी, क्योंकि उनके बिना नहीं जीत पाएंगे आप बस्तर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बस्तर की बात करें तो नक्सलवाद के बाद यदि हम वहां की बात करते हैं, नक्सलवाद तो बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या वही है। लेकिन वहां की महिलाओं को महतारी बंधन योजना का जो लाभ मिल रहा है, प्रति माह 1000 रुपए सरकार जो है वो दे रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि तेंदुपत्ता जो है, तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, वो सबसे हरा सोना कहते हैं उसको बस्तर और छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय 7 गुना उसका जो संग्रहण का पारिश्रमिक है वो बढ़ाया था, 350 से 2500 रुपए लेकर के गए थे। और अभी 4500 रुपए से 5500 रुपए, 1000 रुपए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बढ़ाया है। तो विश्वास है बस्तर की जनता को, विशेष रूप से महिलाओं को और सबको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि ये जब आते हैं तो सड़क बनता है, स्कूल बनता है, पुल बनता है, पुलिया बनता है, विकास के नए रास्ते खुलते हैं, बस्तर के लिए काम करने की योजनाएं बनती है। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ मैं जाना चाहता हूं। कांग्रेस, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक गेट लगा हुआ था कल, जहां पर देखेंगे हमारे वीर जवानों ने नक्सलियों को घुस करके मारा। उस गेट पर लिखा था कि यहां से हमारी सरकार शुरू होती है, और वहां पर जाकर के भारत मां के सपूतों ने उनको मार गिराया और बताया कि सरकार तो इस देश में लोकतंत्र से जो चुनी जाती है वो सरकार है, और सरकार पूरे देश में इस समय मोदी जी की सरकार है और विष्णुदेव साय जी की सरकार है। और इनके दीपक भाई संदेह कर रहे थे, हम देखेंगे उसमें कौन नागरिक है कौन नक्सली। अरे वर्दीधारी पकड़ाए हैं, हथियारों के साथ उनकी लाशें बरामद हुई है, और आप अभी भी संदेह कर रहे हैं। और इनकी जो सुप्रिया सिनेत जी है वो तो कह रही है कि शहीद है, नक्सली शहीद है। अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो भाई। और 29 नक्सली जो देश में सबसे बड़ा इनकाउंटर है नक्सलियों का, उसमें कांग्रेस पहले कह रही थी फर्जी हो गया करके, कोयली बेड़ा में हुआ तो फर्जी हो गया करके। अरे नक्सलियों से क्या साठ गांठ है साहब, जरा ये तो बता दो। उसके बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर जो है भारत नेट योजना में, बस्तर नेट में, वहां पर चारों तरफ से उसको जोड़ने का काम हो रहा है। 886 किलोमीटर नेटवर्क बिछाया गया है और रिंग टैंक बनाया गया है। एक तरफ रोड खत्म हो तो दूसरे तरफ से शुरू हो जाए। वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, कैंप बनाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित, उनको अंदर भावना जगरी कि अब हम सुरक्षित हैं। आप देखिएगा ऐतिहासिक मतदान इस बार बस्तर में होगा, और बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। बिल्कुल ऐतिहासिक मतदान होना भी चाहिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार अपील भी करेगा बस्तर वासियों से भी और मध्य प्रदेश वासियों से भी, जहां जहां पर वोट डाले जाने हैं, कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। सत्यप्रकाश सिंह जी, इस चीज का जवाब दीजिएगा, क्योंकि महिला मतदाताओं को आप किस तरह से रिझाएंगे, कांग्रेस कैसे अपने पक्ष में करेगी, क्योंकि उनके बिना किसी भी दल का जीतना संभव नहीं है। मनोज, देखिए, सुनील चौधरी जी से पूछा है महिलाओं के लिए क्या किया, उसकी महतारी बंधन का नाम लिया, उसमें भी कैसे चला गया वो सबके सामने है। लाखों महिलाएं हैं ऐसी हैं जिनको नहीं मिला है, तो इनके पास कुछ नहीं विजन दिखाने के लिए। देखिए, महिलाओं की बात की हमने, जो आर्थिक सशक्तिकरण की बात की, 50% आरक्षण की बात की है, तो ये इनके घोषणा पत्र में भी नहीं है। तो महिलाओं के लिए क्या करते गए सबके सामने, इनसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। महिला भी जानती है बीजेपी क्या करती है। इन्होंने अभी इतने सारी चीजें गिना दी है। अरे मैं एक चीज बोलूंगा, महिला हो चाहे बस्तर के आदिवासी लोग हो, वो क्या 5 साल भूपेश बघेल और अभी की सरकार को मिलाएंगे। आप याद कीजिए 300 ज्यादा स्कूलें बंद कर दी थी इन्होंने, जो हमने स्कूल खुलवाए थे। स्वास्थ्य की बात करिए, अस्पताल बंद थे, सरकारी अस्पताल वहां पे, जो हमने वहां पे खुलवाए थे। ये अभी नहीं, ये तो नहीं करते हैं। नहीं, एक 2018 में क्या नतीजा था? 2018 में तो आपकी सरकार थी ना छत्तीसगढ़ में, तो 2019 में क्या हुआ? मैं वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। पैटर्न अलग है, विधानसभा का और लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग है। मनु जी, या तो आप बोल लीजिए कि पैटर्न क्या है, या मेरे से जवाब ले लीजिए। तो भाई तो मैं बताने की वही तो कोशिश कर रहा हूँ ना, कि भाई अपने स्कूलें बंद की, स्वास्थ्य के हालात क्या थे वो सबके सामने। बिजली की बात कर रहे थे ना, कि अभी ऊर्जा मंत्री थे लखमा जी, 200 गांव, 196 गांव ऐसे थे जहां 15 साल में बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, जो हमारी सरकार ने पहुंचाया था। तो ये भी दिखता है, अंदरूनी क्षेत्रों के अंदर 15 साल में कभी कैंप नहीं खोल पाए थे। 54 से ज्यादा नए कैंप अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सलियों को बाहर गिराने के लिए हमने खुलवाया था 5 साल में। तो ये बात क्या करेंगे आगे? ये महिला की मैं बात एकदम सीधे तौर महिला की बता रहा हूँ। महिलाओं के लिए वहां पे जो
महिला जो स्वयं महिलाएं रहती है उनका कर्जा माफ की बात करूं, वो हमने कराया था। वहां शिक्षक भर्ती, महिलाओं के लिए स्पेशली शिक्षक भर्ती की एक अलग प्रक्रिया बस्तर के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमने शुरू किया था। तो और ये बताने आपके कितने बड़े नेता गए बस्तर में? यही मैं वही बोल रहा हूँ ना। कितने बड़े नेता गए आपके बस्तर में? कितने दौरे हुए हैं? भूपेश बघेल कितनी बार गए हैं? टीएस सिंहदेव कितनी बार गए हैं? राहुल गांधी कितनी बार गए हैं? प्रियंका गांधी कितनी बार गई हैं? मनु जी देखिए, भूपेश बघेल जी की वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद फ्री होंगे, उसके बाद जाएंगे। इनके नेता कौन कौन गया बता दीजिए आप। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इनको पहले अपने अंदर देखना चाहिए, उसके बाद सवाल खड़े करें। और आपको मैं बोला डेमोक्रेटिक में चौथा स्तंभ होता है मीडिया, आप उनसे सवाल कीजिए कि कितने लोग गए, आपने बस्तर के लिए क्या किया, बस्तर की महिलाओं के लिए क्या किया। आज भी बस्तर में तो आपके सांसद है ना साहब, वही बोल रहा हूँ ना, आपके सांसद है ना बस्तर में, तो अभी दीपक बैज जी। देखिए दीपक बैज जी को सबसे अच्छा अवार्ड उनको मिला, अच्छे सांसद के तौर पर उनका अवार्ड मिला। फिर क्यों कह रहे हैं आपके बस्तर में काम नहीं हुआ? अच्छे सांसद उनको मिला है। तो हमने काम किया, चाहे हमारे 5 साल की सरकार का बात कर लिए, सांसद के तौर पर दीपक बैज जी का काम देख लीजिए, हमने काम करके दिखाया। 3 महीने में 4 महीने में वहां की जनता और छत्तीसगढ़ जनता समझ गई है कि सिर्फ झूठ तो जुमलेबाजी इन्होंने सत्ता में किया लिया, मगर काम एक भी नहीं हुआ जन स्तर पे, सिर्फ ठगा गया, युवाओं को ठगा गया, नौकरी आदिवासी जमीन शुरू हो चुकी है, इनकी सरकार बनते ही हज़ार कटने लग गया। ये क्यों हो रहा है? विश्वनाथ साहब सरकार ये चुप क्यों है? ये मोदी जी चुप क्यों? आते हैं क्यों नहीं बोल के जाते हैं कि नगर नहीं बिकेगा? वो आते तो क्यों नहीं बोल के कि आरक्षण पास करेंगे? वो आते तो क्यों नहीं बोल के कि रोजगार देंगे? वो आए यहाँ पे क्यों नहीं माफी मांगेंगे कि यहाँ की युवाओं पे, यहाँ के आदिवासी की जमीन जो हमने हड़पी थी हम वापस दिलाएंगे? ये सब चीजें क्यों नहीं मोदी जी बोल के? 1700 से ज्यादा किसान की 4200 एकड़ जमीन में हड़प ली थी, जो अब फिर शुरू हो चुकी है। यही दिखता है ना, मोदी जी को क्या बदला थी 300 स्कूल क्यों बंद कर दिए थे? इनके रमन सिंह जी बोलते थे कि नर्सिंग तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूं, दिल गवारा नहीं करता। ठीक है सत्यप्रकाश जी, छोटा सा जवाब सुनील जी जवाब देना चाह रहे हैं, छोटा सा जवाब दे दे, फिर मैं मध्य प्रदेश के मेहमानों के पास जाऊंगी। सुनील जी छोटा सा जवाब। वो कह रहे हैं कि हमारे नेता नहीं गए, लेकिन आपके कितने दौरे हुए हैं वो बता दीजिए आप। मैं बताऊंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर माननीय देश के गृह मंत्री वहां जाकर के रात रुक करके आए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि बस्तर क्षेत्र में 5 साल में क्या हुआ था उन्होंने ही बोला था, 65% नक्सलियों में कम हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री लेकिन हमको पता है कि शहादत होगी, लेकिन नक्सली का सड़क का नाप की रहती है। आपके सांसदों की गाड़ी में नक्सली पकड़ाते थे, ट्रैक्टर सप्लाई करने में अलग चीजें सप्लाई करने में आपके लोग पकड़ाते थे। ये कहाँ है? ये यहाँ तक ही नहीं कि जाट में भी 2 नस्ली के नाम हटा दिए जाते हैं। गणपति रमन्ना के नाम क्यों हटे थे? आपकी सरकार, मोदी सरकार बनी 2014 में। ये चीज दिखती है कि नक्सली से साठगांठ कौन करता है। चलिए ठीक है, आप रुकिए सत्यप्रकाश जी, आप भी रुकिए। सुनील जी, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी प्रॉपर जा नहीं रही है, तो आप पूरी तरीके से राजनीति क्यों बोलता है? इसलिए बस्तर की जनता सब जान गई है जनता। ठीक है, अब रुकना होगा सुनील जी, अब रुकना होगा। सत्यप्रकाश जी आप भी रुकिए प्लीज। सुनील जी ठीक है। सुनील जी, जितेंद्र मिश्रा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या शुरू से ही क्या आपको लगता है कि जितने भी कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसका असर और कोऑर्डिनेशन की कमी रही है पूरी 6 की 6 सीटों पर भी? मैं 6 सीटों पर ही बात करूंगी, 29 पर हम करते ही रहेंगे चर्चा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आपने देखा उनको गीला कचरा, सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट कहा गया। इससे पता चलता है कि क्या फर्क पड़ने वाला है। और आपकी तरफ से कितनी गंभीरता से उनको सड़ा हुआ माल कहा गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले शुरुआत की, जब कचरा बता दिया तो सड़ा हुआ कचरा कहने में हमें क्या गुरेज होगा। और वो जो कार्यकर्ता गए वो हमारे किस काम आ रहे थे ये बता दीजिए। हमने 22,000 लोगों को टेंट लगा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराया था। विधानसभा में आपने देखा था क्या फर्क पड़ गया? कोई वोटों का परसेंटेज बढ़ गया? देखिए, सवाल इस बात का है कि इस समय मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जनता और सरकार के बीच लड़ाई है, क्योंकि जो मुद्दे विपक्ष के पास हैं वो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। इनके माध्यम से जनता प्रताड़ित हो रही है, प्रभावित हो रही है। महंगाई का मुद्दा अगर आप ये कहें विपक्ष नहीं उठा रहा है तो इस घर का एक घर का व्यक्ति महंगाई से पीड़ित है। आज मोदी सरकार के खिलाफ जनता का शंखनाद हुआ है, जनता ने लड़ाई शुरू की है, क्योंकि आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार
आप बताइए महंगाई का स्तर कहां पहुंच गया। सुरेश शर्मा जी अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, कि जहां जहां अमित शाह गए हैं वहां वहां क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। बंगाल में 200 पार की बात इन्हीं अमित शाह जी ने की थी, दिल्ली में 40 पार की बात इन्हीं अमित शाह ने की थी। अमित शाह 5 दिन से लगातार छिंदवाड़ा के संपर्क में, 2 दिन से पड़े हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी गंभीर स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की, कि अमित शाह को 2 दिन और विजय वर्गीय को 15 दिन से यहाँ कैंप करना पड़ रहा है। जब अमित शाह जी से पूछा गया कि साहब 200 पार का बंगाल में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नारा तो हम जनता उसमें उसको चैलेंज के तौर पर ना देखा जाए। सुनिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो फिर अमित शाह ने ये कहा ऐसा नारा तो हम कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरने के लिए देते हैं, ये तो जुमला है। तो ये सुरेश शर्मा जी को भी याद आना चाहिए सब चीजें, कि कोई अमित शाह से बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। बंगाल में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, देश के अनेक जगहों पर देखा है। आप सवाल पूछिए, क्या कह रहे थे आप? तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फिर क्या फर्क पड़ेगा? और ये भी बताइएगा कि आपके बड़े नेता कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र में गए हैं, जिन मुद्दों को आप यहां गिना रहे हैं, वो मुद्दे लेकर जनता के बीच में कौन सा बड़ा नेता गया है? हाँ, अब सुनिए आप, राहुल गांधी से फर्क पड़े ना पड़े, इस देश में महंगाई से फर्क पड़ेगा, इस देश में बेरोजगारी से फर्क पड़ेगा, इस देश में प्रधानमंत्री के झूठ से फर्क पड़ेगा। जिन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इनसे फर्क पड़ेगा। जनता से साथ वादा खिलाफी हुई है, उससे फर्क पड़ेगा। रहा सवाल राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने इस प्रदेश की पैरों से नाप दिया। इस प्रदेश को राहुल गांधी ने लगातार दौरा किया। कितने दिन हो गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खत्म हुए? एक भी प्रत्याशी बताइए, कितने दिन हो गए? कितने भी दिन हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये देखिए, हमने पदयात्रा नर्मदा यात्रा निकाली थी, आपने देखा था? आप या तो जमीनी हकीकत समझते नहीं है या जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हो गया? जितेंद्र मिश्रा जी, आप जमीनी हकीकत जानते हैं अच्छे से कि चुनाव का परिणाम एक रात पहले भी बदल दिया जाता है, और आप एक 1.5 महीना हो चुका है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, और आप कह रहे हैं कि उसका असर अब तक है। नहीं, देखिए, आप समझ नहीं पा रही बात को। इस देश में मुद्दा कोई रातों रात पैदा नहीं होता। इस देश में हमने जो गांधी चौपाल लगाई थी, वो भी इसीलिए लगाई थी कि सरकार को बेनकाब करेंगे। हमने घर घर चलो अभियान लगाए, रातों से परिणाम नहीं बदला करते, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए, इस देश में महंगाई मुद्दा है, हर महिला प्रभावित है कि नहीं? इस देश का नौजवान रोजगार की तलाश में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? अब ऐसा कौन सा मुद्दा जो आप बता रही है कि ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, ये मैं सुरेश शर्मा जी से समझूंगी कि 6 सीटों पर आखिर मुद्दा क्या है। महंगाई आप मुद्दा बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं? लेकिन अजय जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जो सवाल कर रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके गए हैं राहुल गांधी, उसका असर है, तो आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि छिंदवाड़ा भी निकाल लेंगे और 6 का स्कोर आपके हिस्से में आ जाएगा। देखिए, जितेंद्र मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी की 6 में से एक भी क्षेत्र में नहीं गई थी, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। दूसरा, मध्य प्रदेश में जब से चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ है, विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भी अभियान जनता के बीच में जाने के लिए चालू नहीं किया गया। प्रचार अभियान को भी अगर हम देखें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, किसी की एक भी सभा, एक भी कार्यक्रम इन 6 क्षेत्रों में नहीं हुई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में, जेपी नड्डा जी के, अमित शाह जी के, मोहन यादव जी, वीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, पार्टी का पूरा नेतृत्व सभी 6 क्षेत्रों में लगातार जनता के बीच में बना रहा। तो कांग्रेस पार्टी औपचारिकता के तौर पर लड़ते हुए देखिए, राहुल गांधी एक रैली करने आए, वहां भी हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया उनका। तो कांग्रेस पार्टी की दशा समझी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी से ये मुद्दों की बात करते नहीं, मुद्दे स्वयं भटकाते हैं। आप कहते हैं रोजगार की बात, मैं आंकड़ा देता हूँ। देश में स्वरोजगार के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है वो कांग्रेस कभी समझ नहीं सकती। 2014 तक देश में 235 स्टार्टअप थे, आज लाखों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ईपीएफओ का सरकारी आंकड़ा है,
2014 तक 10 करोड़ पंजीकृत कर्मचारी काम करते थे। आज 30 करोड़ पंजीकृत कर्मचारी ईपीएफओ के माध्यम से काम कर रहे हैं। आप महंगाई की बात करते हैं, जहां पर कैपिटा इनकम 55,000 होती थी, आज देश में 1.25 लाख पर कैपिटा इनकम हुई है। तो ये देश की वो उन्नति है जो कांग्रेस को दिखाई नहीं देगी। दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, 2 साल बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2047 तक विकसित भारत की अवधारणा लेकर हम मैदान में। कांग्रेस कहती है कि हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो 230 सीटें लड़ रही है। आपके इंडी गठबंधन के सभी दल अलग अलग मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। कोई कहता है 1 लाख दे देंगे महिलाओं को, कोई कहता है 1500 दे देंगे, कोई कहता है आर्टिकल 370 हम बहाल कर देंगे। तो इस तरह के गठबंधन का क्या भविष्य है, जिसकी ना नीति का पता ना रीति का पता। ठीक है, गठबंधन पर जो सवाल उठाए जितेंद्र मिश्रा जी, छोटा सा काउंटर इस पर, फिर सुरेश शर्मा जी के पास जा रही हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी। नहीं देखिए 38 से ज्यादा गठबंधन में आप बैठे हो, आप सवाल जवाब दीजिए, आपने किस तरह की बातें करी। रहा सवाल हमारे गठबंधन का, सारे लोग एक कार्यक्रम पर, एक प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बनाम एक देने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, आप कितने झूठे आंकड़े देते हो। इस देश में किसान के लिए कानून लाते हो, किसान की समझ में नहीं आता है, वापस लेना पड़ जाता है। इस देश में नौजवान की तरक्की की बात करते हो, नौजवान आत्महत्या करता है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर पकोड़े तलने को रोजगार बताते हो, झूठे आंकड़े पेश करते हो आप। ये देश की जनता समझ रही है, 2024 का दौर है, हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है। अब दोनों को रुकना होगा। सुरेश शर्मा जी से मुझे लास्ट कमेंट लेना है। सुरेश शर्मा जी, मुद्दों की बात हो रही है, तो इन 6 सीटों पर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो हर सीट पर कॉमन आपको नजर आता है? क्या वाकई महंगाई मुद्दा है? देखिए, महंगाई जो है उसका एक सबसे बड़ा फंडा है जिसको समझना पड़ेगा। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मैंने उनका भोपाल में साक्षात्कार लिया था और मैंने उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की थी। उन्होंने ये कहा कि यदि अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई भी सरकार प्रयास करेगी तो उसे महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जो भी राजनेता जनता को ये समझा पाएगा कि अर्थव्यवस्था बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, वो नेता जो है इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगा। मैं नहीं सुधार सकता, ये स्पष्ट था। मैंने साक्षात्कार लिया था, मैं अपनी बात कह रहा हूं विश्वास के साथ। नरेंद्र मोदी साहब ने जब ये महंगाई का मुद्दा आता है तो इसकी प्रतिक्रिया आम जनता में किस प्रकार से होती है और नहीं होती है, इसका मैं आपको एक छोटा सा मूल्यांकन देता हूं। कांग्रेस के समय जब महंगाई होती थी तो राजीव गांधी जी कहा करते थे 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। ये 85 पैसा जो है जनधन खातों के माध्यम से उस व्यक्ति की जेब में रहता है। तो जो महंगाई हुई है उस महंगाई को खरीदी करने के बावजूद भी 85 पैसे वाला जो हिस्सा है वो उस आदमी की जेब में पच जाता है। इसलिए ये महंगाई जो है ये आक्रामक नहीं हो पा रही। ये बहुत सामान्य सी बात है। महंगाई है, नो डाउट। बेरोजगारी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी का प्रभाव 2 कारणों से नहीं हो रहा। पहला, ये सबको मालूम है फ्रेशर जो है वो हर साल निकल करके बाहर आते हैं। ठीक है, माफी के साथ सुरेश शर्मा जी अब आपको रोक रही हूं, माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर जुड़ेंगे और क्योंकि पहले चरण का रण है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मतदान की महा कवरेज लगातार जारी रखेगा, तो कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ, क्योंकि कल चुनाव है और आपका दिन है, आपको वोट डालने जरूर जाना है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों वाले आप भी सुन लीजिए और छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों से भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अपील है।